A force F is applied on a block A as shown in the figure. The contact force between the blocks A and B and between blocks B and C are respectively. बेटे ए पे आपने फोर्स लगाई, हमने कांटेक्ट फोर्स कहां पता करनी है? बिटवीन ए एंड बी एंड सी। सो देखिए इसमें क्या करेंगे बेटे, तीनों एक ही एक्सेलरेशन चलेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे, कॉमन एक्सेलरेशन निकालेंगे सिस्टम की। तो F इज इक्वल टू 7m इंटू एक्सेलरेशन, F फोर्स इज इक्वल टू 7m इंटू एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F बाय 7m, एक्सेलरेशन हो गई F बाय 7m। अब आपने A और B के बीच में बेटे कांटेक्ट फोर्स निकालनी है। A और B के बीच वाली कांटेक्ट फोर्स किसको चला रही है? B और C को। तो B और C चल रहे हैं इसी एक्सेलरेशन से। सो कांटेक्ट फोर्स इसको बोलूंगा F1। F1 किसके बराबर होगी बेटे? 6m इंटू F बाय 7m, दैट इज 6F बाय 7। अब बेटा इधर कांटेक्ट फोर्स देखिए F2, कांटेक्ट फोर्स F2 देखिए, F2 विल बी इक्वल टू 4m इंटू F बाय 7m। ये कितनी आ गई बेटे? 4F बाय 7, क्योंकि ये वाली कांटेक्ट फोर्स सिर्फ 4m के मास को चला रही है और चला रही है विद ए एक्सेलरेशन, एंड द एक्सेलरेशन इज गिवन टू यू एज F बाय 7m। सो F1 contact force between A and B is 6F by 7. Contact force between B and C is 4F by 7. So answer becomes B for Bombay. Next, 214th question. A force of 1 Newton is required to stretch a spring by 1.5 centimeter. If the spring is cut into 3 equal parts, the force required to stretch a part by 3 centimeter is. So देखो बेटे 1 न्यूटन की फोर्स चाहिए to stretch a spring by 1.5 centimeter. So 1 Newton is equal to K times 1.5. So beta K is equal to 1 over 1.5. These many Newton per centimeter. अब क्या करा आपने? स्प्रिंग को कट कर दिया किसमें? 3 इक्वल पार्ट्स में। तो 3 इक्वल पार्ट्स में यदि आप स्प्रिंग को कट कर देंगे तो एक पार्ट की लेंथ 1/3 हो जाएगी, नया स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा? थ्राइस। सो द स्प्रिंग कांस्टेंट is 3K. Now we wish to calculate the force required to stretch a part by 3 centimeter. So देखो बेटे force required to stretch one part by 3 centimeter will be equal to 3 times K into 3. So this will be 3 times K की वैल्यू डाल दीजिए बेटे 1.5 into 3, that is 6 newtons. So answer becomes 6 Newton. Answer is A part. Next, 215th question. Consider a car moving along a straight horizontal road with a speed of 72 km per hour. If the coefficient of static friction between the tires and the road is 0.5, the shortest distance in which the car can be stopped is. So देखिए बेटा म्यू दे रखा है आपको 0.5 और कार की स्पीड दे रखी है कितनी? 72 into 5 by 18, that is 20 meter per second.
आपको क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आफ्टर विच द कार विल स्टॉप। बेटे हमने ये पहले फॉर्मूला किया हुआ है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस S इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2 म्यू g। दिस इज इक्वल टू 20 इंटू 20 ओवर 2 इंटू 0.5 इंटू जी की वैल्यू उसने बोल रखी है 10 लेने को। ये बेटे एक कैंसिल कर दीजिए, ये आ गया कितना 40 मीटर। सो द कार विल स्टॉप इन ए डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर। आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 216। In the adjoining figure, tensions T1, T2, T3 in Newton respectively are given by, so G को 9.8 लेना है, स्पेसिफिकली उसने मेंशन कर रखा है। आप देखिए बेटे इस तरह का सिस्टम है, ये 1 kg, this is 2 kg, this is 3 kg। T1, T2 and T3, 1, 2, 3 kg, T1, T2, T3, acceleration of the whole system above is 2.2 meter per second square। आपने क्या निकालना है बेटे, you have to find T1, T2 and T3। so देखिए ये जो टेंशन है T1, ये किसको खींच रही है, it is pulling all the three masses with an acceleration, upward acceleration of 2.2 meter per second square। so आप देखिए बेटा T1 माइनस वेट, तीनों का वेट कैसे एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड। तो तीनों का वेट कैसे कितना हो जाएगा, 3, 2, 5 एंड 6 kg तो मास हो गया, 6 इंटू 9.8, ये वेट रोक रहा है इसको। दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 6 इंटू 2.2। सो ये कितना हो जाएगा बेटे, T1 इज इक्वल टू 6, 9.8 प्लस 2.2, ये कितना हो गया बेटे 6, 9.8 प्लस 2.2 is 12। so that means tension T1 is 72 न्यूटन्स। अब देखिए आंसर चॉइसेस देखिए बेटा, आंसर चॉइस में ए पार्ट में T1 दे रखा है 72, बी चॉइस में 58.8, सी चॉइस में 36 और डी चॉइस में 29.4। हमें दूसरी टेंशन निकालने की जरूरत ही नहीं, क्यों, क्योंकि पहले आंसर में ही एक ही चॉइस है जिसमें कि टेंशन T1 72 न्यूटन गिवन है। सो बैलेंस सही ही होंगी 60 और 36। सो आंसर इज ए पार्ट। नेक्स्ट बेटे 217th क्वेश्चन। In the following figure, two masses P and Q are joined with a string and a third mass M as shown. The tension in the string between P and Q will be, देखिए बेटा ये आपको ये 8 किलो, हमने टेंशन निकाल ली है बिटवीन पी एंड क्यू। तो टेंशन निकालने के लिए पहले हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। जितनी एक्सेलरेशन ऑफ ऑल दी मासेस विल बी सेम, सारे मासेस की एक्सेलरेशन बेटा सेम रहेगी। यहाँ 8 किलो भार है, यहाँ पे जुड़ के 7 किलो है, तो नेचुरली ये नीचे जाएगा, ये ऊपर उठेगा, बिकॉज ये हैवी है, ये लाइट है। नेट पुलिंग फोर्स कितनी हो गई, 8G माइनस 7G। किसको खींच रही है ये, 8 और 7 15 किलो को, तो 15 इंटू एक्सेलरेशन।
एक्सेलरेशन कितनी होगी बेटे, g/15, एक्सेलरेशन इज g/15। अब यहां टेंशन निकालनी है, यानी कि ये ऊपर जाएगा विद एक्सेलरेशन g/15। सो बेटा इसमें टेंशन t मान लो, इसका वेट 2g, सो t माइनस 2g is equal to 2 times g/15. So t is 2g plus 2g/15. 15 बेटे LCM ऊपर आ जाएगा 30 plus 2 32g/15. So answer is 32g/15. Answer is D for Delhi. Next 218th question. The ends of a rope are held by two men who pull on it with equal and opposite forces of magnitude F each. Then the tension in the rope is. बेटे दो आदमी एक रोप, दोनों क्या कर रहे हैं, F फोर्स से पुल कर रहे हैं। ये आदमी भी F फोर्स से रस्सी को पुल कर रहा है और ये भी। तो रस्सी में कैसी टेंशन डेवलप होगी, ऐसे, और किसके बराबर होगी, दैट विल बी इक्वल टू द फोर्स ऑफ एनी वन मैन। द टेंशन इन द रोप विल बी F ओनली। सो आंसर इज ए पार्ट। नेक्स्ट बेटे 219th क्वेश्चन। Three light strings are connected at the point P. A weight W is suspended from one of the strings, end A of the string AP and end B of the string PB are as shown. In equilibrium, PB is horizontal and PA makes an angle of 60 degree with the horizontal. If the tension in PB is 30 Newton, then the tension in PA and weight W are respectively given by. बेटे इस प्रॉब्लम को करने से पहले जस्ट एक छोटा सा ओवरव्यू दूंगा आपको ऑन इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। और फोर्सेस कैसी हैं, कॉन्करेंट। कॉन्करेंट फोर्सेस का ही इक्विलिब्रियम होता है। अब देखिए हमारे पास बेटा ये पॉइंट है, इस पे तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। सपोज ऐसे, सपोज दिस इज F1 वेक्टर। फोर्स या वेक्टर, अगर तीन वेक्टर्स का रिजल्टेंट जीरो हो, देन वी कैन अप्लाई लेमीज थ्योरम इफ द थ्री वेक्टर्स आर कॉन्करेंट एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द एडजेसेंट साइड्स और कंसेक्टिव साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। अब आप देखिए बेटे ये F1 वेक्टर, ये F2 वेक्टर, ये F3 वेक्टर। लेट अस से द एंगल बिटवीन F2 and F3 is alpha. Let us say the angle between F1 and F3 is beta. Let us say the angle between F1 and F2 is gamma. Then F1 upon sine of alpha is equal to F2 upon sine of beta is equal to F3 upon sine of gamma if ये point O, if the point O is in equilibrium. बेटा इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि ये स्टेबल है, यानी कि इस पे नेट फोर्सेस जो है वो जीरो हो रही है। नेट फोर्स का जो वेक्टर सम है इट इज जीरो, देयर इज नो फोर्स एक्टिंग एट पॉइंट O, ऑल्दो देयर आर फोर्सेस, बट इन सब का रिजल्टेंट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो ये जो हमने स्टेटमेंट लिखी है दिस इज लेमीज थ्योरम। इसी थ्योरम को हम लोग 219 प्रॉब्लम में लगाएंगे। और वो देखिए कैसे बेटे, इसमें हमें क्या फिगर दी हुई है, weight W 30 Newton. We want to find this tension and the weight 90 and PA, where is PA? This is PA. This angle is 60.
if this angle is 60, then this angle becomes 30. This angle 90, this angle is also 90 because this is vertical line. So 90 plus 30, 120. So the angle here becomes 120. Balance angle is this. ये angle कितना हो जाएगा? 150 plus 120, 270 plus 90. That means this is 150. ये तीन एंगल्स हो गए. तीनों फोर्सेस कैसी है? इक्विलिब्रियम में, क्योंकि बोल रखा है सिस्टम जो है रेस्ट की स्टेट में है. तो ऑल दी थ्री आर इन इक्विलिब्रियम. सो अब देखिए बेटा, लगा देंगे लैम्बीज थ्योरम. T अपॉन साइन ऑफ 90 इज इक्वल टू W अपॉन साइन 120 इज इक्वल टू 30 अपॉन साइन 150. So that means T upon sine 90 is equal to 30 upon sine 150. Sine 150 sine 180 minus 30. So beta ye T upon sine 90 is 1, that is equal to 30 upon sine of 180 minus theta is sine theta only, so this is half. So this becomes 60 Newton. That means the tension in PA thread is 60 Newton. You can solve for this W also, but a W is equal to 30 upon sine 150 into sine 120, comparing these two. So आप देखिए बेटा W कितना आ जाएगा? 30 upon half, because sine 150 हम decide कर चुके हैं 180 minus 30 sine 30 only, and sine 30 is half, into बेटे sine of 180 minus 60. So this will be 60 into root 3 upon 2. So that is 30 up root 3. So weight is 30 root 3 newtons and tension in the thread is 60 Newton. अब आंसर वेरीफाई करिए. आंसर is C part. Answer is C part 60 Newton and 30 root 3 newtons. Next बेटे problem number 220. Problem number 220. Question: two masses are suspended from a support as shown in figure. A force F equal to 100 Newton is applied and the back of the string, the back string is broken. If the force F continues to act, then what will be the tension in the string in between the two masses? So देखिए बेटा क्वेश्चन ये है, हमारे पास इस तरह से सपोर्ट है, इसके साथ दो मासेस अटैच्ड हैं. ये मास है 6 kg का और ये मास है 4 kg का. यहां पे हमने फोर्स लगाई 100 न्यूटन्स. तो क्या होता है, ये वाला स्ट्रिंग ब्रेक कर जाता है, ये वाला स्ट्रिंग टूट जाता है, तब भी हम फोर्स लगाए रखते हैं. हमने पता करना है कि यहां पे टेंशन T कितनी होगी. Here what will be the tension? So देखो बेटे इसको कैसे निकाल सकते हो. देखो दोनों के दोनों एक ही एक्सेलरेशन से चलेंगे, तो F will be equal to 10 times acceleration. So acceleration is 100 upon 10, that is 10 meter per second square. अब बेटा टेंशन सिर्फ इस 6 किलो को खींच रही है और किस एक्सेलरेशन से खींच रही है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से. So then the tension force is equal to 6 into 10, that is 60 newtons. So the tension in the string between 6 and 4 is 60 Newton. So answer becomes B for Bombay. Next, we did 220 first question. Question number 221.
A body of mass 10 kg is hanging from another body of mass 15 kg. The combination is pulled up by a string with an acceleration of 1.2 meter per second square. Find the tensions at A and B as shown in the figure. बेटा फिगर बनाएंगे, देखिए ये इस तरह से हमारे पास सिस्टम है. इट इज पुल्ड अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. हमने टेंशन निकाली बेटे इस वाले स्ट्रिंग में और इस वाले स्ट्रिंग में. अब ये टेंशन आप कैसे निकाल सकते हैं, ये देखिएगा बेटे. देखो ये पूरे का पूरा सिस्टम 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से अबव जा रहा है, तो इसका मतलब है टेंशन एट ए माइनस नेट वेट. नेट वेट कितना हो जाएगा बेटे 25 इंटू जी. ये होगी नेट फोर्स. ये नेट फोर्स किसको चला रही है 15 और 10 को, किस एक्सेलरेशन से, इतनी एक्सेलरेशन से. सो दिस इज इक्वल टू 25 इंटू एक्सेलरेशन 1.2. सो टी टेंशन एट पॉइंट ए इज 25 इंटू 9.8 प्लस 1.2, दैट इज 25 इंटू बेटा 11. सो ये कितना हो जाएगा 275 न्यूटन्स. दिस इज टेंशन एट ए. अब बेटे टेंशन एट बी निकालनी है तो सिर्फ इसके मोशन को एनालाइज कीजिए. तो टी बी माइनस 10G so tension in A is 275 Newton, tension in B is 110 Newton. So answer becomes C part. Next bit 222 question. A fireman weighing 80 kg slides down a pole. If the resistive force of friction is a constant 720 Newton, his acceleration measured in meter per second square is. एक बेटे फायरमैन जो है वो पोल से उतर रहा है, तो उसके ऊपर रेजिस्टिव फोर्स लग रही है कितनी 720 न्यूटन. हमने इसकी डाउनवर्ड एक्सेलरेशन निकालनी है. आदमी का भार कितना है 80 किलो, ही इज 80 kg. सो डाउनवर्ड वेट कितना एक्ट करेगा बेटे, टेकिंग जी एस 10 80 800. सो डाउनवर्ड वेट इज 800 न्यूटन. सो इसका मतलब बेटे नेट फोर्स कितनी होगी 800 माइनस 720 इज द नेट फोर्स. दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 80 अपॉन 80, दैट इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. So answer becomes 1 meter per second square. Answer is A part. Next bit 223rd question. Question number 223. A body of mass 2 kg is placed on a horizontal surface. ये 2 kg की body बेटे, it is placed on a horizontal surface. F2 force at 60 degree with the horizontal, F1 force at 30 degree with the horizontal. Two forces बेटे F1 का मैग्नीट्यूड दे रखा है इसमें 20 न्यूटन और F2 का मैग्नीट्यूड दे रखा है 10√3 न्यूटन्स. Are acting on the body in directions making angles 30 and 60 with the surface. The reaction of the surface on the body will be. So इस body पे surface का क्या reaction होगा, we want to find that.
देखिए बेटे, मान लीजिए रिएक्शन इज आर सपोज, तो इस F1 और F2 के कंपोनेंट्स भी आएंगे, इधर कितना आ जाएगा F1 sin 30, और इधर बेटे कितना आ जाएगा, एक और वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा F2 sin 60। वेट कितना होगा बेटे 2g एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो नेट, क्योंकि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है बॉडी, तो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स, वर्टिकल फोर्सेस आर बैलेंस्ड। दैट मींस R plus F1 sin 30 plus F2 sin 60 is equal to 2g. So R is equal to, net reaction is equal to 2g minus अब देखिए 2g कितना हो गया बेटे 20 माइनस F1 कितना है 20 माइनस 15, ये आया बेटे -5 न्यूटन। दैट मीन्स अब इसका आपने रिएक्शन पता करना है। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स दैट द बॉडी इज हैविंग ए नेट अपवर्ड फोर्स, तो ये तो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगी, फ्लोर के ऊपर तो टच ही नहीं कर रही है, फ्लोर पे कोई फोर्स नहीं लगा रही, फ्लोर क्या रिएक्शन देगा इसको? जीरो। द रिएक्शन ऑफ द फ्लोर विल बी zero because the net forces are unbalanced. Next बेटे 224th question. In the diagram, a person is pulling the lower string with a force F. Assume pulley to be massless and frictionless. What is the tension T in the upper rope? So देखिए बेटे, नाउ दिस इज द सिचुएशन, ये आदमी इस रस्सी को F फोर्स से खींच रहा है, हमने इस रोप में टेंशन पता करनी है। द पुली इज सपोज टू बी मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। सो बेटे देखो, अगर ये F फोर्स लगाएगा तो यहां पे पुली का रिएक्शन कैसा होगा? F ऐसा, और यहां पे भी धागे पे F फोर्स कैसे लगेगी? ऐसे। अब ये पुली रेस्ट पे है क्योंकि, तो इसका मतलब क्या है? इस पे नेट फोर्सेस बैलेंस्ड है, नेट वर्टिकल फोर्सेस आर सेम। सो इसका मतलब क्या हुआ? T विल बी इक्वल टू F प्लस F, दैट इज 2F. सो द टेंशन इन द अपर स्ट्रिंग इज 2 times F. सो आंसर बिकम्स B फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट बेटे 225th क्वेश्चन, इसी के साथ लिंक्ड क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है? इन द अबव क्वेश्चन, if the mass of the pulley is m, then T is given by. So बेटा देखो, T is equal to, अगर पुली का मास m है तो इसका वेट mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा। अब इस समय ये जो टेंशन है, इस पे ये दो फोर्सेस को बैलेंस करिए, दो फोर्सेस की वजह से आ रही है, एक तो F फोर्स और दूसरा वेट। सो T विल बी इक्वल टू 2F plus mg. Net tension will be 2F plus mg. So answer becomes B for Bombay. Next bete 226th question. Now the elevator in the figure is descending with an acceleration
of 2 meter per second square. The mass of the block A, mass of the block A is how much? 0.5 kg. The force exerted by the block A on block B is nearly. So बेटे देखो जितना B A को रिएक्शन देगा उतनी ही फोर्स एक्सर्ट करेगा. तो अब हम क्या करते हैं, B का A पे रिएक्शन निकाल लेते हैं, वही नेट फोर्स A B पर लगाएगा. तो बेटे देखो इसका वेट कितना हो गया 0.5 G एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. अब लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट कर रही है तो इस ब्लॉक पे क्या लगेगी, सूडो फोर्स. वो सूडो फोर्स कितनी हो जाएगी, दैट विल बी 0.5 times 2 and let us say the reaction is R. Since the block A is in an equilibrium state, that means net vertical forces are balanced. So net vertical forces are balanced. R plus 0.5 into 2 is equal to 0.5 into G. So बेटे यहां पे G आप 10 ले लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, R plus 1 is equal to 5. So R is equal to 4 newtons. So बेटे आंसर क्या बनता है, B for Bombay, that is 4 newtons. Next is बेटे 227th question. क्वेश्चन नंबर 227, इसमें देखिए बेटे क्या है, now in this particular situation we are given the acceleration of B. Acceleration B block, देखिए दोनों ब्लॉक्स इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहे हैं, AA और AB. AB की एक्सेलरेशन हमको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखी है, एक्सेलरेशन ऑफ A निकालनी है आपने. सो अब देखिए बेटा इसमें 3 धागे हैं और इस पर 2 धागे की टेंशन ही लगेगी. तो इस पर 2T की टेंशन लगी 2 times T into AA is equal to 3 times T into AB, क्योंकि इस पे 3 धागे हैं तो 3 times 3T लगेगी इस पे फोर्स. अब T से T काट लो तो बेटा एक्सेलरेशन ऑफ A विल बी 3/2 times एक्सेलरेशन ऑफ B. तो 3/2 into 2 that is 3 meter per second square. So acceleration of A is 3 meter per second square. Answer is D for Delhi. Question number 228. A mass M is suspended using 2 strings AB and CD as shown in figure. If a sudden jerk is given to the end D of the string, then देखिए बेटा फिगर में इस तरह से हमें दिया हुआ है, ये मास M, 2 स्ट्रिंग्स AB और CD. अब हमसे क्या पूछ रहा है कि हमने एक सडन जर्क दिया यहाँ पे B पे, तो A पार्ट कहता है पार्ट AB ऑफ द स्ट्रिंग विल ब्रेक, पार्ट CD ऑफ द स्ट्रिंग विल ब्रेक, नो पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग ब्रेक्स, बोथ द स्ट्रिंग्स विल साइमल्टेनियसली ब्रेक. झटका हमने यहाँ पे दिया तो या तो यही धागा टूटेगा या ये धागा टूटे या दोनों के दोनों धागे टूट जाएं या कोई सा भी धागा ना टूटे. ये क्वेश्चन है. नाउ देखिए बेटे जब आप सडन जर्क इधर देंगे तो व्हाट विल हैपन,
जो सडन इंपैक्ट फोर्स आई वो क्या होगी, यहां पे जाएगी, लेकिन ये मास क्या करेगा, उसको रिएक्शन देगा। जितनी लार्ज फोर्स जाएगी उतना ही लार्ज रिएक्शन इस मास के कारण मिलेगा इस धागे को। तो इसमें टेंशन बहुत हाई हो जाएगी, इसमें सडन इंक्रीज इन टेंशन, और अगर वो इसकी ब्रेकिंग टेंशन से एक्सीड कर गई तो द स्ट्रिंग CD will only break. So answer for this question is B for Bombay, part CD of the string breaks. अब एक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हमें आ सकता है वो ये है बेटे कि अगर अभी तो सडन लोडिंग की थी आपने, अगर आप ग्रेजुअल लोडिंग करो, ग्रेजुअल लोडिंग मतलब धीरे धीरे इस पे लोड बढ़ाना शुरू कर दो, देन विच पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग विल ब्रेक, विल AB ब्रेक और विल CD ब्रेक। देखिए अगर आप इस पे ग्रेजुअल लोडिंग कर रहे हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, ये ऑफ कोर्स इसको रिएक्शन देगा, लेकिन एट द सेम टाइम ये नेट इफेक्ट इस पे पड़ेगा, इस मास पे। सडन लोडिंग के दौरान क्या होगा कि धागे की टेंशन बढ़ती जाएगी और वो टेंशन किसको खींचती रहेगी, इसको। अब इस धागे बेचारे पे एक तो वेट पड़ रहा है इसका, दूसरा ये एक्सीडेड टेंशन पड़ रही है, तो नेट फोर्स किस पे पड़ गई, AB पे। यदि ग्रेजुअल लोडिंग हो CD की, ग्रेजुअली आप फोर्स इंक्रीज कर रहे हो CD पे, देन द स्ट्रिंग AB विल ब्रेक। सो ये एक बेटे इसकी एक्सटेंशन थी प्रॉब्लम की, वो मैंने आपके साथ डील कर ली। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू 229th क्वेश्चन। A metal sphere is hung by a string fixed to a wall. The forces acting on the sphere are shown in figure. Which of the following statements is not correct? So देखिए बेटे इस तरह से एक मेटल स्फीयर है हमारे पास और ये एक धागा इसके साथ बंधा हुआ और यहाँ पे ये वॉल है बेटे, तो वॉल के कारण इसको नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है स्फीयर को, लाइक दिस। टेंशन T इन द स्ट्रिंग इज लाइक दिस, और जो वेट है बेटे वो डाउनवर्ड। अब ये तीनों वेक्टर्स कॉनकरेंट हैं, ऑल दी थ्री वेक्टर्स आर कॉनकरेंट। कॉनकरेंट वेक्टर्स कौन से होते हैं, विच पास टू द सेम पॉइंट। तो तीनों की तीनों फोर्सेस कॉनकरेंट फोर्सेस है बिकॉज दे आर पासिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। तो इन तीनों के कारण जो स्फीयर है वो इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट पे है, यानी कि तीनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है। अगर तीनों की तीनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है बेटे तो वी कैन से n वेक्टर प्लस t वेक्टर प्लस w वेक्टर इज 0, यानी कि जो a पार्ट दे रखा है दैट इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। अब आप देखिए दो फोर्सेस बेटे कौन सी, n और w, ये आपस में 90 डिग्री पे है, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो ऐसे आएगा, वो रिजल्टेंट इसकी लाइन में होना चाहिए, तभी क्या होगा, इसका रिजल्टेंट इसको कैंसिल करेगा और नेट फोर्स हमारे स्फीयर पे 0 हो जाएगी। तो आई कैन से दैट T स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस w का स्क्वायर, यानी कि B फॉर बॉम्बे इज ऑल्सो करेक्ट। तीसरी चॉइस क्या कह रही है, T इज इक्वल टू n प्लस w, जो टेंशन है वो n प्लस w के बराबर है, ये स्टेटमेंट गलत है बेटे। दिस इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज T इज नॉट इक्वल टू n प्लस w। जो टेंशन फोर्स है वो जरूरी नहीं है कि इट इज इक्वल टू n प्लस w। सो देयरफॉर आंसर बिकम्स C पार्ट, आंसर इज C पार्ट। तो स्टेटमेंट जो करेक्ट नहीं है वो C पार्ट है, T इज इक्वल टू n प्लस w। नेक्स्ट बेटे वी मूव ऑन टू 230th क्वेश्चन। A lift is moving downwards with an acceleration equal to acceleration due to gravity. A body of mass m kept on the floor of the lift is pulled horizontally. If the coefficient of friction is mu, then frictional resistance offered by the body is. So बेटा एक lift है हमारे पास इस तरह से, and the lift is falling under the action of gravity. That means it is moving down under with acceleration equal to acceleration due to gravity g. तो इस पे एक ब्लॉक पड़ा है बेटे अंदर मास m का,
यहां पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, यहां पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। तो जब ये लिफ्ट गिर रही है, अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली पुल कर रहे हो, इस ब्लॉक ऑफ मास m को हॉरिजॉन्टली पुल कर रहे हो, देन यू आर टू टेल वेदर देयर विल बी एनी फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस और नॉट। अब देखिए बेटा, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होगा, जो भी चीजें लिफ्ट के अंदर हैं दे आर इन वेटलेस स्टेट, दे आर इन वेटलेस स्टेट, वेटलेसनेस की स्टेट में है, तो उनका वेट कुछ भी नहीं होगा। अगर इसका वेटलेसनेस हो गई तो क्या ये इस लिफ्ट के फ्लोर को दबाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो लिफ्ट का फ्लोर इसको कोई रिएक्शन नहीं देगा, रिएक्शन फ्रॉम द लिफ्ट फ्लोर विल बी जीरो। तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होता है म्यू टाइम्स आर, सो दैट इज जीरो, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिकम्स जीरो। सो आंसर इज सी पार्ट। नेक्स्ट 231st क्वेश्चन। A block of mass 2 kg is placed on the floor. The coefficient of static friction is 0.4. A force of 2.8 Newton is applied on the block as shown in the figure. The force of friction between the block and the floor is, देखिए बेटे, एक ये रहा फ्लोर और ये ब्लॉक इसके ऊपर रेस्ट कर रहा है। जो ब्लॉक है उसका मास 2 किलो है, ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हियर इज 0.4। आपने बेटे 2.8 न्यूटन की फोर्स लगाई और हमसे क्या पूछा जा रहा है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द फ्लोर इज। तो ब्लॉक और फ्लोर के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स हमने निकालनी है। तो देखो, आपको पता है बेटे लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी हो जाती है, 0.4 इंटू रिएक्शन वेट के बराबर है, इंटू वेट 2 इंटू 10, कितनी होगी बेटे 8 न्यूटन। इसका मतलब इसकी लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 8 न्यूटन है। यदि आपने 2.8 न्यूटन लगाया तो वो 8 न्यूटन से कम है। इसका मतलब क्या होगा बेटे, जितना फोर्स लगाओगे फ्रिक्शन उसी को एडजस्ट कर जाएगी। फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक विल बी 2.8 न्यूटन ओनली। सो आंसर इज ए पार्ट, आंसर इज ए पार्ट, 2.8 न्यूटन। नेक्स्ट बेटे, नया क्वेश्चन करेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन 232। A block is kept on an inclined plane. Theta is increased gradually. Block does not slide on the inclined plane. Coefficient of static friction between the block and the plane is mu. Friction force acting on the block at any moment is given by। देखिए बेटा, इस तरह से हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन, इस पे ये ब्लॉक पड़ा है, मास m का, ये एंगल थीटा है। तो कहता है किसी एंगल थीटा पे ये ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा है, नीचे नहीं गिर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, इसका फोर्स एनालिसिस कीजिए तो बेटा इसका वेट mg एक्ट्स लाइक दिस, और इसका दो कंपोनेंट्स में रेजोल्यूशन कर सकते हैं आप mg का बाय यूजिंग रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ये एंगल हो जाएगा बेटे थीटा। तो mg का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो गया mg cos थीटा, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो गया mg sin थीटा। अब ये mg sin थीटा इस पे डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, लेकिन इट इज नॉट स्लाइडिंग डाउन। तो इसका मतलब क्या है, mg sin थीटा इज लेस देन फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, तभी नहीं नीचे जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितनी डाउनवर्ड फोर्स है फ्रिक्शन उसी को ही एडजस्ट कर रही है। तो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू mg sin of theta. So the force of friction is equal to mg sin theta. Answer is A part. Next bete 233rd question.
A car is moving along a straight horizontal road with a speed v naught. If the coefficient of friction between the tires and the road is mu, the shortest distance in which the car can be stopped is. So देखिए बेटे ऐसा है जी, initial velocity of the car is v naught, final velocity of the car is 0, और फ्रिक्शन बिटवीन दी कार एंड दी रोड, उसके बीच में जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है कार और रोड के बीच में, दैट इज म्यू. तो बेटे देखो ऐसा है कि इस पे रिटार्डेशन एक्ट करेगी, वो रिटार्डेशन होगी नेगेटिव फोर्स अपॉन मास. नाउ नेगेटिव फोर्स विल बी इक्वल टू माइनस म्यू एम जी अपॉन एम. सो नेगेटिव फोर्स, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज माइनस म्यू जी. We want to find out stopping distance s. तो बेटा इसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस. वी स्क्वायर 0 माइनस यू स्क्वायर कितना हो गया? v नॉट का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स माइनस म्यू एम जी अपॉन एम इंटू एस. सो एस कितना हो गया बेटे? नेगेटिव नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा, वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी. वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, एस इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी. सो आंसर बिकम्स ए पार्ट. आंसर इज ए पार्ट. नेक्स्ट बेटे 234th क्वेश्चन. A 40 kg slab rests on frictionless floor. As shown, a 10 kg block rests on the slab. The static coefficient of friction between the block and the slab, block और slab के बीच में static coefficient friction is 0.6, while the coefficient of kinetic friction, ये static का है बेटे, kinetic friction का coefficient है 0.4. The 10 kg block is acted upon by a force of 100 Newton. If G is equal to 9.8 meter per second square, the resulting acceleration of the slab will be. So we want to find out the acceleration of this slab when a 100 Newton force acts on a mass of 10 kg. So देखिए बेटे इसको कैसे करेंगे. सबसे पहले आप इसकी लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकाल लीजिए, ब्लॉक बी की लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. So limiting force of friction for block B will be mu s into 10 into G. Mu s कितना है? 0.6 into 10 into 9.8. So ये approximately बेटे 54 point something आएगी, which is less than 100. It is less than 100. तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये 100 न्यूटन से कम होगी लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो इसका मतलब इसकी फ्रिक्शन ओवरकम हो चुकी है. इट विल बी एग्जिबिटिंग मोशन, रिलेटिव मोशन विद दिस स्लैब, एंड देयर विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन दैट विल बी एक्टिंग ऑन द ब्लॉक. सो काइनेटिक फ्रिक्शन कितनी एक्ट करेगी बेटे? काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन बी विल बी इक्वल टू म्यू के into 10 into G. That will be equal to mu k into 10 into G. अब ये काइनेटिक फ्रिक्शन इस मास पे ऐसे एक्ट करेगी, इन दोनों के बीच में ऐसे एक्ट करेगी, लेकिन स्लैब पे इसका रिएक्शन एक्ट करेगा. तो स्लैब पे ये फोर्स एज ए रिएक्शन लगेगी. स्लैब को अगर कोई चीज चलाएगी तो वो ये फोर्स चलाएगी. सो दिस विल बी इक्वल टू मास ऑफ द स्लैब इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द स्लैब. सो देखिए बेटा एक्सेलरेशन ऑफ द स्लैब म्यू के कितना दे रखा है आपको? 0.4 into 10 into G. G is 9.8 upon 40. So this is equal to 9.8 upon 10.
दिस इज इक्वल टू 0.98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0.98 meter per second square. So answer is A part. Answer becomes A part. Next बेटे 235th question. Two blocks A 2 kg and B 5 kg rest one over other on the smooth horizontal plane. The coefficient of static friction, static and dynamic friction between A and B is same and is equal to 0.6. The maximum horizontal force that can be applied on B in order that both A and B do not have relative motion is. So बेटे देखो आपको यहाँ पे ना जो आंसर्स दिए हुए हैं इसमें फोर्स दे रखी है KGF में भी, तो फोर्स कैन बी इन KGF आल्सो. अब देखिए हमारे पास इस तरह से गिवन सिचुएशन है, ये नीचे स्लैब B 5 किलो की, इसके ऊपर ब्लॉक A 2 kg का, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.6, स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट सेम है और दोनों की वैल्यू 0.6 है. बोलता है ये F कितनी मैक्सिमम लगा सकते हैं कि ये आपस में रिलेटिव मोशन ना हो. देखिए बेटा जब इस पे आप फोर्स लगाएंगे तो इस पे सूडो फोर्स लगेगी, इस पे सूडो फोर्स ऐसे लगेगी, तो वो सूडो फोर्स इसको ऐसे चलाना चाहिए A को. तो A पे मान लो A एक्सेलरेशन थी, अगर ये A एक्सेलरेशन से चल रहा है तो इस पे MA फोर्स लग गई बेटे. ये MA फोर्स इसको ऐसे चलाना चाहेगी तो फ्रिक्शन कैसी है, अपोजिट डायरेक्शन में. अगर तो ये MA फोर्स ज्यादा हो जाए इसकी स्टैटिक फ्रिक्शन से तो डेफिनेटली दे विल मूव सेपरेटली. लेकिन अगर MA कम हो या इक्वल हो, हद से हद क्या हो, इक्वल हो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के, दैट इज 0.6 इंटू 2 इंटू G, देन बोथ ऑफ देम विल मूव टुगेदर. तो इस पे आप एक्सेलरेशन निकाल लीजिए 0.6 इंटू 2 इंटू 10 अपॉन 2, यानी कि ये वो एक्सेलरेशन आ गई सेफ एक्सेलरेशन. अगर ये एक्सेलरेशन होगी हमारे सिस्टम के पास देन बोथ ऑफ देम विल मूव टुगेदर. तो बेटे एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई. अब आप देखिए फोर्स क्या हो जाती है, फोर्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो दोनों के दोनों कितनी एक्सेलरेशन चल रहे हैं, 6 से चल रहे हैं. तो 5 + 2 7 इंटू 6 42 न्यूटन. सो फोर्स इज 42 न्यूटन. बट आपको पता है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 9.8 और यू कैन से 10 किलोग्राम फोर्स. तो 1 kgf इज इक्वल टू 1/10, सॉरी 1 न्यूटन kgf is equal to 10 newtons. So बेटे 1 Newton is equal to 1/10 kgf. तो इसका मतलब क्या हुआ, 42 Newton will be 42/10, that is 4.2 kilogram force. So answer becomes, answer क्या आता है बेटे, B for Bombay. Answer is B for Bombay. Next we move on to 236th question. Assuming the length of the chain to be L and coefficient of static friction to be mu, compute the maximum length of the chain which can be held outside a table without sliding. So देखिए बेटे इस तरह से हमारे पास एक टेबल है, उस पे U चेन पड़ी है. चेन की कुल लेंथ हमें L दे रखी है. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द चेन एंड द टेबल इज म्यू, और हमसे पूछा है कि भी मैक्सिमम लेंथ कितनी हैंग कर सकते हो कि सच दैट ये चेन पूरी की पूरी नीचे ना उतरे. तो लेट अस से यू कैन हैंग वाई चेन. सपोज कीजिए वाई चेन आपने हैंग कर दी, तो इसका मतलब कितनी चेन ऊपर है, L - y चेन इज ऑन दी टेबल. तो बेटा जो वाई चेन का भार है वो नीचे एक्ट करेगा, वो क्या है, वो किसके बराबर होना चाहिए, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर. तभी क्या होगा, ये पूरी की पूरी चेन नीचे नहीं स्लाइड करेगी. तो बेटा देखो
m by l, यहां करता हूं m by l into y, दिस इज मास ऑफ द हैंगिंग पोर्शन, मास पर यूनिट लेंथ ये हुआ, हैंगिंग पोर्शन का मास ये हो गया, इंटू g इज इक्वल टू म्यू टाइम्स m by l इंटू l माइनस y इंटू g। ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ, ये लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है फॉर द चेन दैट इज ऑन द टेबल। तो आप देखिए बेटे, g से g कैंसिल हो गया, m by l से m by l कैंसिल हो गया, तो y आपके पास आया म्यू l माइनस म्यू y। तो यहाँ बेटे इसको इधर ले आइए, तो ये क्या आ जाएगा? y कॉमन इंटू 1 प्लस म्यू इज इक्वल टू म्यू l। सो बेटे दिस इंप्लाइज that y is equal to mu l over 1 plus mu। so मैक्सिमम से मैक्सिमम इतना पोर्शन चेन का हैंग कर सकता है कि ये सिस्टम जो चेन है इट कैन बी हेल्ड विदाउट स्लाइडिंग। सो आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, आंसर बिकम्स बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट बेटे 237th क्वेश्चन। A body of weight W1 is suspended from the ceiling of a room through a chain of weight W2. The earth pulls the chain by a force equal to। देखिए बेटे, हमारे पास एक चेन है और उसके साथ एक मास है। जो मास है उसका वेट कितना है? W1, और चेन का वेट कितना है बेटे? W2। तो वो इस तरह से हंग है, चेन से मास लटका हुआ है। आपको पता करना है द अर्थ पुल्स द चेन बाय ए फोर्स ऑफ। बेटे अर्थ कितनी फोर्स से पुल करेगी? अर्थ जो है, अगर चेन का मास है स्मॉल m, तो अर्थ ने इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ही एक्सर्ट करनी है, दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ चेन इनटू g। दैट मींस दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ चेन। सो W2 is equal to the force exerted by the gravity on the chain। नेक्स्ट बेटे वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 238 क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या बना? डी फॉर दिल्ली। A mass m rests on horizontal surface. The coefficient of friction between the mass and the surface is mu. If the mass is pulled by a force F as shown in figure, the limiting friction between mass and surface is। The limiting friction between mass and surface is। ये देखिए बेटे, यहाँ पे ब्लॉक, अच्छा अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, तो ये F फोर्स आप ऐसे पुल कर रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल के साथ F फोर्स 30 डिग्री का एंगल बना रही है। वेट ऑफ द ब्लॉक mg इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। हमें लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालनी है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दे रखा है। तो बेटे आप इसको रिजॉल्व कर दो टू कंपोनेंट्स में, F cos 30 और इधर कितना आ जाएगा? F sin 30। रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन इज R, नॉर्मल रिएक्शन इज R। सो देखो बेटे, R प्लस F sin 30 is equal to mg। so R is equal to mg minus f by 2। f sin 30 is half mg minus f by 2। so force of friction, limiting force of friction is equal to mu into R, that is equal to mu times mg minus f by 2। अब आंसर चेक करिए, आंसर कौन सा बनता है इसमें? आंसर इज C part, answer becomes C part। Next we move on to 239th question। 239th question देखिए, a body rests on a rough horizontal plane. A force is applied on the body directly towards the plane at an angle theta with the vertical. The body can be moved
along the plane only if theta is, देखिए बेटे एक बॉडी है, it rests on a rough horizontal plane, the force on the body directly towards the plane at an angle theta with the vertical, ये vertical है बेटे, इसके साथ एंगल थीटा पे हमने फोर्स लगा दी। अब वो हमसे क्या पूछ रहा है, the body can be moved along the plane only if theta is, ये थीटा क्या होगा, पहला चॉइस दे रखा है 45 डिग्री, दूसरा चॉइस दे रखा है 45 डिग्री, ग्रेटर देन 45 डिग्री, सी चॉइस दे रखा है लेस देन लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन, डी पार्ट ग्रेटर देन एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बेटे अगर आपकी जो फोर्स अप्लाइड है वो लिमिटिंग फोर्स लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा एंगल पे लगेगी तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ज्यादा होगा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यदि ज्यादा होगा तो वो उसकी जो लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है उसको एक्सीड कर जाएगा, देन द बॉडी विल बी मूविंग विद फॉरवर्ड एक्सेलरेशन। सो आंसर इज डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू 240th क्वेश्चन। Question number 240. A 60 kg man stands on a spring scale in a lift. At some instant, he finds that the scale reading has changed from 60 kg to 50 kg for a while and then comes back to original mark. What should be concluded? सो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटे। देखो क्या है, एक आदमी एक लिफ्ट में खड़ा है और लिफ्ट के ऊपर एक मतलब वेइंग मशीन पे आदमी खड़ा है। अब आदमी 60 किलो का है। अच्छा कुछ ऐसा होता है कि ये पाया जाता है कि उसका भार मशीन कुछ टाइम के लिए तो दिखाती है 50 किलो और फिर वापस 60 किलो जो कि उसका ओरिजिनल भार है, जो कि उसका ओरिजिनल मास है, वही इंडिकेट होता है। नाउ इससे क्या कंक्लूड करते हो? देखो एक बात है, लॉस ऑफ वेट कब होता है? व्हेन डज लॉस ऑफ वेट टेक्स प्लेस? लॉस ऑफ वेट टेक्स प्लेस व्हेन द लिफ्ट इज इन डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, यानी लिफ्ट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन में होगी तो लॉस ऑफ वेट होगा। अब जब लॉस ऑफ वेट हुआ तो रीडिंग कम आई, लेकिन रीडिंग एकदम से वापस वही होगी जो पहले थी। इसका मतलब क्या हुआ, लिफ्ट नीचे जा रही थी और एकदम से रुक गई, तो इसका मतलब द लिफ्ट वाज इनिशियली मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड इट स्टॉप्ड। सो आंसर क्या बनता है? आंसर अब इसमें हमारा सी पार्ट मैच करता है जो हमने जस्टिफिकेशन दिया है, लिफ्ट व्हाइल इन मोशन डाउनवर्ड्स सडनली स्टॉप्ड। नेक्स्ट बेटे 241st क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है? A box of mass 5 kg is lowered vertically by a rope. If the box is lowered with an acceleration of 4 meter per second square, then the tension in the rope is. एक बॉक्स है बेटे, उसका भार कितना? 5 किलो, तो यानी कि 5g नीचे एक्ट करे और ये एक रस्सी के जरिए लोअर हो रहा है और नीचे जा रहा है with an acceleration 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो देखिए बेटा 5g माइनस टेंशन इज इक्वल टू 5 इंटू एक्सेलरेशन, क्योंकि डाउनवर्ड जा रहा है तो इसका मतलब डाउनवर्ड फोर्स डोमिनेट कर रही है। सो बेटे टेंशन कितनी होगी? 5 टाइम्स g माइनस ए, सो 5 इंटू, अब देखिए बेटे g हमें 10 दे रखा है यूज करने को, तो 10 माइनस 4, 5 इंटू 6 that is 30 Newton. So tension in the rope is 30 Newton. Answer क्या बन रहा है बेटे? Answer is C part. Answer becomes C part. Next बेटे 242 question. बहुत अच्छा क्वेश्चन है 242. थोड़ा सा लेंथी है बेटे, हल्का सा लेंथी क्वेश्चन 242. A elastic spring has a length L1. एक इलास्टिक स्प्रिंग की लेंथ L1 होती है। जब उस पर फोर्स लगाई जाती है यानी टेंशन जो उसके अंदर होती है या रिस्टोरिंग फोर्स जो होती है, दैट इज 4 न्यूटन। इट्स लेंथ इज L2 व्हेन द टेंशन फोर्स इज 5 न्यूटन।
व्हाट विल बी द लेंथ इफ द टेंशन इन इट इज 9 न्यूटन। यदि टेंशन बेटे 9 न्यूटन की है तो इसकी लेंथ क्या होगी, वी वांट टू सी दैट। अब देखिए बेटे इस क्वेश्चन को हम इस तरह से करेंगे, आपको ये फॉर्मूला बेसिक पता है, F इज इक्वल टू kx where k is elastic constant, elastic force constant, x is elongation, f is restoring force. So आप एक बात देखिए बेटे, let us say original length of the spring is L, original length spring की L है। 4 न्यूटन का जब फोर्स लगाया आपने तो उसका लेंथ हो गया L1, यानी 4 इज इक्वल टू k टाइम्स L1 माइनस L। 5 न्यूटन का जब फोर्स लगाया बेटा, स्प्रिंग कांस्टेंट तो वही रहा k, इनटू लेंथ हो गई L2 माइनस L, यानी एक्सटेंशन हो गई L2 माइनस L, लेंथ हुई L2, ये फाइनल लेंथ दे रहा है, तो ओरिजिनल में से ओरिजिनल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे फाइनल में से तो विल गेट दी एक्सटेंशन। तो अब आप देखिए बेटा इन दोनों इक्वेशनों को डिवाइड कर दीजिए, यू डिवाइड दी सेकंड बाय फर्स्ट, तो 5/4 L2 माइनस L ओवर L1 माइनस L, यहां से बेटे 5 टाइम्स L1 माइनस L इज इक्वल टू 4 टाइम्स L2 माइनस L, तो 5L1 माइनस 5L इज इक्वल टू 4 टाइम्स L2 माइनस 4L। इसका मतलब क्या हुआ, इसको इधर ले आइए बेटा, तो ये कितना हो गया L, तो ओरिजिनल लेंथ हो गई कितनी 5L1 माइनस 4L2, दिस इज दी ओरिजिनल लेंथ। अब देखिए बेटे, अब तीसरी बार आपने कितनी फोर्स लगा दी है 9 न्यूटन की, तो 9 इज इक्वल टू k टाइम्स L3 माइनस L। वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट L3 की फाइनल लेंथ क्या हो जाती है। L आप निकाल चुके 5L1 माइनस L2, इसको बेटे नेम करूंगा मैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको नेम करूंगा सेकंड। अब आप इसको ऐसा करो, किसी भी एक से डिवाइड कर दो, तो सपोज मैं इसको इससे डिवाइड कर देता हूँ, इसको मैं कहता हूँ स्टार्टिंग इक्वेशन, सो डिवाइडिंग 2/0 इक्वेशन 0, तो ये कितना आ जाएगा बेटे 9/4 इज इक्वल टू L3 माइनस L ओवर L1 माइनस L। अब बेटे देखो 9/4 इज इक्वल टू L3 माइनस L ओवर L1 माइनस L, सो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा बेटे, ये यहाँ पे, तो आप देखिए 9 टाइम्स L1 माइनस 9 टाइम्स L इज इक्वल टू 4 टाइम्स L3 माइनस 4 टाइम्स L, तो ये हो जाएगा क्या 9 टाइम्स L1 माइनस 9 टाइम्स 5L1 माइनस 4L2, ये बेटे इकट्ठा एक बार ही करके ही डाल देंगे चलो, तो ये हो जाएगा कितना -9 + 4 माइनस 5 टाइम्स L हो जाएगा, यहाँ पे इसको इधर ले आए तो 5 टाइम्स L हो जाएगा, L की वैल्यू पुट अप कर दो, 5 टाइम्स 5L1 माइनस 4L2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स L3। अब देखिए बेटा ये कितना हो जाएगा 9L1 माइनस 25L1 प्लस 20L2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स L3, 20L2 माइनस 16L1 इज 4 टाइम्स L3, L3 कितना हो गया बेटे 5L2 माइनस 4L1। सो देखिए बेटे L3 जो हो गया 5L2 माइनस 4L1, सो आंसर क्या बनता है इसका हमारे पास है, आंसर इज B फॉर बॉम्बे।